देखिए अपन परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कर रहे थे। इसकी दो विधियां हैं। पहली विधि जो थी वो थी समाकलन विधि, जो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन दूसरी विधि जो है उसको और जानते हैं, और वो है ग्राफी विधि। देखिए फिर उसके बाद फिर अपन आंकिक प्रश्न करेंगे इस पर आधारित। तो देखिए सेकंड मेथड, पहली विधि अपन ने क्या जानी, इसकी समाकलन विधि, जिससे W इज इक्वल टू समाकलन R1 से R2 FDR अपने पास आ गया था। अब अपन ग्राफी विधि, यानी कि इस ग्राफी विधि में वैसे समाकलन से भी चीज स्पष्ट हो गई है, लेकिन अपन इसे अलग से और थोड़ा सा जान रहे हैं। देखिएगा मैं अगर ग्राफ लेता हूं इस तरह से, देखिएगा मैं अगर इस अक्ष पर तो ले लेता हूं विस्थापन को, और इस अक्ष पर शो करता हूं मैं बल को। ये लो, ये बल है और यहाँ कौन है, विस्थापन है। यानी कि किसी वस्तु के बल और विस्थापन के बीच में इस तरह से है वक्र। तो आप देखिएगा इसके अपन यो ले लीजिए, इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया xi है, और फाइनल क्या है, xf है। i का मतलब इनिशियल प्रारंभिक, और f का मतलब फाइनल। अब देखिएगा ये पॉइंट नाम दे देते मैं a, b, c और ये d। अब देखिए इससे अपन को क्या करनी है भाई, कार्य की गणना करनी है। इसके लिए यहाँ एक छोटे से एक विस्थापन के रूप में आप ले लीजिए। वैसे ये चीज़ अपन क्लियर कर चुके हैं जब अपन ने समाकलन के अनुप्रयोग पढ़े थे तब। ये हो गई है dx। चलो अब इसके बारे में पहले अपन थोड़ा सा लिख लें। किस तरह का, देखिए यदि कोई कण या कोई वस्तु चित्रानुसार चित्रानुसार, इसलिए अपन ने पहले चित्र को बना दिया भाई, ग्राफ कह दें, ग्राफ अनुसार भी कह सकते हैं। यदि कोई वस्तु चित्रानुसार स्थिति xi, चित्रानुसार स्थिति xi व xf, यानी कि प्रारंभिक व अंतिम तक परिवर्तित बल f के तक परिवर्ती बल f के, यदि कोई वस्तु चित्रानुसार स्थिति xi व xf तक परिवर्ती बल f के प्रभाव में विस्थापित होती है, परिवर्ती बल f के प्रभाव में विस्थापित होती है, तो वस्तु के अल्प विस्थापन dx, मान लिया वो अल्प विस्थापन क्या है, dx में किया गया कार्य, dx में किया गया कार्य। भाई अल्प विस्थापन के लिए कार्य भी क्या लेंगे अपन, इसमें अल्प लेंगे। अगर वो अल्प कार्य अगर आप देखें तो क्या आएगा, dw बराबर f वेक्टर डॉट dx वेक्टर, बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब x इनिशियल से x फाइनल तक की अगर अपन बात करें तो इसका क्या करेंगे, आप समाकलन करेंगे, वही सेम स्टेप आ गई। तो देखिए अतः x इनिशियल से x फाइनल तक किया गया कुल कार्य, कुल कार्य। तो देखिए कुल कार्य के लिए आप इसका क्या करेंगे, समाकलन x इनिशियल से x फाइनल f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। यह इक्वेशन अपने पास ही आ गई है। अब देखिएगा भाई ये किया गया कुल कार्य है। अब इसे मैं किस तरह से अपन ले सकते हैं, इसे अगर मैं आगे अगर सोल्व करता हूं तो देखिएगा भाई ये तो f आपने ले लिया है, और x इनिशियल से x फाइनल dx। अब आप इसका समाकलन करें। ये आपको मैं इतना तो समाकलन बता ही चुका हूं कि dx का समाकलन क्या होगा, x होगा।
और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x इनिशियल से x फाइनल तक, यानी W इज इक्वल टू एफ एक्स फाइनल सॉरी माइनस एक्स इनिशियल। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। अब ये समीकरण क्या कह रही है कि किया गया कार्य वाकई में किसके बराबर है, बल और इस विस्थापन के डिफरेंस के गुणनफल के बराबर आ रहा है, यानी कि W इज इक्वल टू, एक्चुअली क्या बन गया है मेरे पास, बल के लिए मैं क्या लूंगा भाई, AD ले सकता हूं भाई, बल के लिए अपने पास ये आ गया है, यानी कि फिर XF माइनस XI, ये कहां से कहां तक हो गया, A से लेकर के B तक हो गया मेरे पास भाई। F की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ रही है, AD A से, ये पॉइंट भाई मैंने A बनाया हुआ है यहां पर, A से D तक, F का मतलब क्या है, AD, फिर XF माइनस XI, ये क्या है, AB, ये लो इंटू AB, ये प्रूफ हो गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं W इज इक्वल टू, क्या मेरे पास प्रूफ हो गया कि ये जो आकृति ABCD है इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल इज इक्वल टू आकृति ABCD का क्षेत्रफल। ये लो भाई, ये आकृति ABCD का क्षेत्रफल हो गया। तो अपन क्या कह सकते हैं वो देखिएगा, अतः स्पष्ट है कि, जो कथन स्पष्ट हो रहा है उसे मैं इसके बाद वही यहां लिख रहा हूं, ताकि आप ध्यान रखना भाई। सबसे पहले अपने डायग्राम बनाया है, डायग्राम के साथ ये क्लियर किया है, फिर इसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसे मैं इधर लिख रहा हूं। तो देखो, अतः स्पष्ट है कि परिवर्ती बल के प्रभाव में किया गया कार्य, परिवर्ती बल के प्रभाव में किया गया कार्य, अतः स्पष्ट है कि परिवर्ती बल के प्रभाव में किया गया कार्य, बल एवं विस्थापन ग्राफ से किया गया कार्य, बल एवं विस्थापन किया गया कार्य, बल एवं विस्थापन से घिरी हुई आकृति के क्षेत्रफल के तुल्य होता है। बल एवं विस्थापन से घिरी हुई आकृति के क्षेत्रफल के तुल्य होता है। बल एवं विस्थापन से घिरी हुई आकृति के क्षेत्रफल के क्या होता है, तुल्य। यहां अपन ने देखो ग्राफी विधि से यह स्पष्ट कर दिया कि उस आकृति के तुल्य होता है, उस आकृति के क्षेत्रफल के तुल्य होता है। समाकलन विधि से भी अपन ने ज्ञात कर लिया है, दोनों विधियां अपन ने कंप्लीट कर ली है। अब अपन इस पर आधारित एक जो आंकिक उदाहरण अपनी बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 6.5, उससे अपन सोल्व करेंगे। 6.4 तक के एग्जाम्पल अपने सोल्व कर लिए थे। अब अपन बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6.5 की। फिर उसके बाद अपन परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ेंगे, फिर उस पर भी आधारित एक क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, अब अपन एग्जाम्पल नंबर 6.5 क्या क्वेश्चन है। देखो, एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि कई तथ्यों को स्पष्ट करने का इन्होंने क्या किया है, प्रयास किया है। अब क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को अपन जानते हैं, समझते हैं। पहले देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं कोई स्त्री खुरदरी सतह वाले प्लेटफॉर्म पर खुरदरी सतह वाले
खुरदरी सतह वाले प्लेटफॉर्म पर, कोई स्त्री खुरदरी सतह वाले प्लेटफॉर्म पर एक संदूक सरकाती है, एक संदूक सरकाती है। कोई स्त्री खुरदरी सतह वाले सरफेस पर क्या करती है, कोई एक संदूक सरकाती है। फिर आगे देखो क्या कह रहे हैं, वह 10 मीटर की दूरी तक 100 न्यूटन का बल आरोपित करती है। वह 10 मीटर की दूरी तक 100 न्यूटन का बल आरोपित करती है। वह 10 मीटर की दूरी तक 100 न्यूटन का बल क्या करती है, आरोपित करती है। उसके पश्चात थकने के कारण थकने के कारण आरोपित बल रेखीय रूप से घटकर, उसके पश्चात थकने के कारण आरोपित बल रेखीय रूप से घटकर 50 न्यूटन रह जाता है। रेखीय रूप से घटकर 50 न्यूटन रह जाता है। उसके पश्चात थकने के कारण आरोपित बल रेखीय रूप से घटकर कितना रह जाता है, 50 न्यूटन रह जाता है। संदूक को कुल 20 मीटर की दूरी तक विस्थापित किया जाता है। कुल 20 मीटर की दूरी तक विस्थापित किया जाता है। संदूक को कुल 20 मीटर की दूरी तक क्या किया जाता है, विस्थापित किया जाता है। संदूक पर स्त्री द्वारा आरोपित बल, देखिए अब इसी क्वेश्चन में दो भाग पूछ रहे भाई। संदूक पर स्त्री द्वारा आरोपित बल और घर्षण बल जो कि 50 न्यूटन है और विस्थापन के बीच ग्राफ खींचिए। यानी कि पहला जो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, संदूक पर स्त्री द्वारा आरोपित बल, नंबर फर्स्ट, संदूक पर स्त्री द्वारा आरोपित बल, संदूक पर स्त्री द्वारा आरोपित बल और घर्षण बल जो कि 50 न्यूटन है, और घर्षण बल जो कि कितना है, 50 न्यूटन है। संदूक पर स्त्री द्वारा आरोपित बल और घर्षण बल जो कि 50 न्यूटन है तथा विस्थापन के बीच ग्राफ खींचिए। विस्थापन के बीच ग्राफ खींचिए। पहला तो ये पूछा जा रहा है। सेकंड ये क्या कह रहे हैं, देखो, दोनों बलों द्वारा 20 मीटर विस्थापन में किए गए कार्य का परिकलन कीजिए।
दोनों बलों द्वारा 20 मीटर विस्थापन में किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। दोनों बलों द्वारा 20 मीटर विस्थापन में किए गए कार्य का क्या करना है, अपन को परिकलन करना है। ये क्वेश्चन है, देखो बड़ा क्वेश्चन है, कई इसके अंदर ग्राफ भी पूछा गया है, यानी कि 2-3 पॉइंट अपने से इसके अंदर स्टडी करवाए रहे हैं, पूछ रहे हैं। अब देखो क्या क्या और कैसे कैसे हैं देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करें। सबसे पहले तो देखिए आपसे क्या पूछा गया है, संदूक पर स्त्री द्वारा आरोपित बल और घर्षण बल, जो कि पहले पूरा डेटा पढ़ लें। कोई स्त्री खुरदरी सतह वाले प्लेटफॉर्म पर एक संदूक सरकाती है, वह 10 मीटर की दूरी तक 100 न्यूटन का बल आरोपित करती है। धरना 10 मीटर की दूरी तक 100 न्यूटन का बल आरोपित करती है। उसके बजाय थकने के कारण आरोपित बल रेखीय रूप से घटकर 50 न्यूटन रह जाता है। संदूक को कुल 20 मीटर की दूरी तक विस्थापित करना है, तो आरोपित बल और विस्थापन के साथ अपन को क्या लेना है, ग्राफ लेना है। ये लो भाई, पहले अपन इस फर्स्ट पार्ट को सोल्व करें। इस एक्सिस पर अपन ले लेते हैं किसको, बल को, तो ध्यान दीजिएगा। और इस एक्स अक्ष पर ले रहे हैं अपन विस्थापन, वाई अक्ष पर किसको ले रहे हैं, बल को ले रहे हैं। आप गौर कीजिएगा, जब बल 100 न्यूटन अपन लगा रहे हैं, ये मान लिया कि ये लो, चलो ये है भाई 100 न्यूटन का बल है। 100 न्यूटन बल से कितना चल रहा है, 10 मीटर तक, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये लो भाई, ये मैंने 10 न्यूटन तक ले लिया है, यानी कि 100 न्यूटन बल से कितना मीटर, 10 मीटर तक ये चला। फिर इसके बाद ये रैखिक रूप से क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन फिर भी उसने उसे कितना खींचा है भाई, ये लो 20 मीटर तक उसने उसे खींचा है। यानी कि यहाँ अब जो बल है जिस पर ये आ गया है, यहाँ ये बल हो गया है 50 न्यूटन। ध्यान दें, घर्षण बल जो कि 50 न्यूटन है, ये भी कहा है, और घर्षण बल हमेशा क्या है, विपरीत होता है, यानी कि नेगेटिव फॉर्म के रूप में आ जाएगा। ये लो, यहाँ पर ये कितना हो गया है, टोटल 20 मीटर हो गया। अगर हो गया है तो देखिए भाई, ये लो, ये -50 न्यूटन ये आ गया है, ये -50 न्यूटन अपने पास आ गया। अब देखिए भाई, यहाँ ये ग्राफ तो अपन ने खींच दिया है। अब अपने पास ये जो मान पूछ रहे हैं वो क्या है, अगर अपन का नामकरण भी कर सकते हैं। नामकरण कर दीजिए आप, देखो A B C D E, और यहाँ ले लेते हैं आप इसे F। ये लो ABCDEF के रूप में ले लो आप, ABC यहाँ तक आ गया अपने पास, D आ गया है। फिर इसके बाद आपने ले लिया, चलो इसे E कर देते हैं, फिर उसे F कर देंगे। ये लो, ये E, और यहाँ इस पॉइंट को कर देता हूँ मैं F। ये ग्राफ तो हो गया। अब नंबर सेकंड पार्ट अब अपन को सोल्व करना है। क्या कह रहे हैं, दोनों बलों द्वारा 20 मीटर विस्थापन में किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो देखो भैया, स्त्री द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कर लें। सबसे पहले तो स्त्री द्वारा किया गया कार्य, यही तो पूछा जा रहा है। तो किया गया कार्य WF ले लेता हूं मैं इसे, भाई फीमेल। तो देखिए कहां से कहां तक है इसका विस्थापन भाई, 0 से 20 मीटर तक, क्योंकि 20 मीटर तक खींचा है उसने, 0 से 20। FDX यही अपन लिखेंगे। अब FDX यानी बल विस्थापन से घिरे भाग का क्षेत्रफल हो गया। अब ये जो घिरा भाग है उसमें देखिएगा, ये तो आयत है ABFO, एक तो आयत ही है, और एक ये समलंब चतुर्भुज हो गया BCDF, ये समलंब चतुर्भुज अपने पास हो गया है। अगर BCDE, अगर ये मेरे पास या BCDF कह सकता हूं मैं, इसे BCDF जो समलंब चतुर्भुज हो गया है, इसका क्षेत्रफल का निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो आयत का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, समलंब चतुर्भुज का होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके मध्य की दूरी।
1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके मध्य की दूरी। तो देखिए भाई, ये हो गया है इज इक्वल टू आयत ABFO का क्षेत्रफल, आयत ABFO का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज BCDF का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज BCDF का क्षेत्रफल। ये लो, अब आपको ये क्षेत्रफल ही तो ज्ञात करना है। करना क्या है, तो देखिए भैया, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 100 और ये कितनी है 10, यानी कि 100 इंटू 10 प्लस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने बताया अभी भी सूत्र 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 100 प्लस 50, समांतर भुजाओं का योग हो गया, इंटू उनके मध्य की दूरी। कितनी है भाई उनके मध्य की दूरी, 10 मीटर इंटू 10 मीटर। भाई समांतर भुजाओं का योग 1/2 समांतर भुजाओं का योग, देखो ये भुजा है कितनी है 100, ये कितनी है 50, तो समांतर भुजाओं का योग यानी 100 प्लस 50, इनके मध्य की दूरी कितनी है 20 माइनस 10 यानी कि 10। अब इसे आप सोल्व कीजिएगा, तो ये हो गया है 100 1000, तो ये हो गया प्लस ये हो जाएंगे, चलो इसको काट लो यहाँ से 5, 100 प्लस 50 150, 150 इंटू 5 15 5 75, यानी कि ये अपने पास हो गया है 1750 हो जाएगा, यानी 750, तो आप ये हो गया है, तो ये हो गया है 1750 जूल। ये लो, ये मेरे पास किया गया कार्य आ गया है 1750 जूल। यहां तक मेरे पास ये क्लियर हो गया। अब इसमें आगे क्या पूछा है वो देखिए, दोनों बलों यानी कि घर्षण बल के लिए भी अपन को कार्य ज्ञात करना है। तो देखो ये तो अपन स्त्री द्वारा किया गया कार्य हो गया, फिर अपन बात करते हैं घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए भाई, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य W, इसको स्मॉल f वाला लिख रहा हूं, f यानी फ्रिक्शन वाला f है, यहां एक फीमेल वाला f था। तो देखिए ये होगा किसका क्षेत्रफल भाई, एक तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा, आयत ODEF, आयत क्या है मेरे पास बताओ, ODEF, ये वाला आयत ले लें आप, इस आयत को पूरा नाम भी आप दे सकते हैं। अब देखिएगा भाई, इसको और नाम दे दें अपन ABCDEF, चलो इसको G कह देता हूं मैं, ये लो भाई, है ना। तो इस आयत का अपन क्षेत्रफल लेंगे, तो इस आयत का क्षेत्रफल देखो क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई तो होगा भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, तो लंबाई कितनी है इसकी -50 इंटू चौड़ाई इसकी कितनी आ रही है भाई, देखो आप खुद देख सकते हैं कितनी है भाई, ये तो है इसकी कितनी दी है 50, और ये कितनी है इसकी 20 है, यहां से यहां तक 20 ही तो है ये। तो ये अगर इसकी 20 है तो ये लो इंटू 20 कर दो, 5 दूनी 10, यानी कि 1000 जूल। ये घर्षण बल द्वारा किया गया क्या आ गया, कार्य आ गया। तो यहां अपन ने इस क्वेश्चन में दोनों पॉइंट अपन ने क्लियर कर लिए हैं। ये ध्यान रखना भैया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके मध्य की दूरी, समांतर भुजाओं का योग 100 और ये 50, इनका योग, इनके मध्य की दूरी 20 माइनस 10, मैं चाहूं तो इसे 20 माइनस 10 भी लिख सकता हूं, यानी कि 10 ही लिख दिया मैंने सीधा इसे। यहां अपने पास ये क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन इसी के अंदर जानेंगे परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय, उस टॉपिक को अपन अब डिस्कस करेंगे, परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। आप इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
देखिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान रहे, कार्य ऊर्जा प्रमेय अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन वो नियत बल के लिए पढ़ी थी। अब अपन पढ़ रहे हैं इसे परिवर्ती बल के लिए। तो देखिए परिवर्ती बल, परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय। देखो भाई, कार्य ऊर्जा प्रमेय के लिए सिंपल सा एक तरीका एक ही याद रखो आप। वो तरीका ये याद रखना है कि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का अपने पास फॉर्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। उसका टी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए आप। अवकलन करना आपको आना चाहिए, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हो जानी। बस इतना सा छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखिएगा, स्मॉल एम द्रव्यमान के कण का वेग v हो तो, स्मॉल एम द्रव्यमान के कण का वेग क्या हो, v हो तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी। हाफ एम वी स्क्वायर होती है। स्मॉल एम द्रव्यमान के कण का वेग क्या हो, स्मॉल वी हो तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होती है। बस ये है। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष क्या करेंगे अपन, अवकलन कर देंगे। तो देखिएगा, उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों का, उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष क्या कर दें अपन, अवकलन कर दें। उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर अक्सर थोड़ा टेढ़ा, का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर इसका टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो देखिएगा डी अपॉन में डी टी के ई यानी काइनेटिक एनर्जी, ये डी अपॉन में डी टी हाफ एम वी का स्क्वायर। अब आपको इसका अवकलन सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है। तो देखिएगा डी अपॉन में डी टी काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम को बाहर फेंकिए, डी वी का स्क्वायर अपॉन में क्या है, डी टी। अब देखो भाई, v का स्क्वायर अपॉन में dt, अवकलन आपको पता है क्या लिखा जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा 2v dv अपॉन में dt, d अपॉन में dt काइनेटिक एनर्जी, सिंपल फॉर्मूला हाफ m। अब ये v स्क्वायर का t के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, ये लिखा जाएगा 2v, क्या लिखेंगे अपन इसे भाई, 2v dv अपॉन में dt, 2v dv अपॉन में dt। अब देखिएगा d अपॉन में dt काइनेटिक एनर्जी, यही तो चल रहे हैं अपन। अब देखिएगा यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये रह गया है mv।
अब dv अपॉन में dt कौन होता है? त्वरण a होता है, यहां लिख दें अपन, चूंकि dv अपॉन में dt इज इक्वल टू a। अब फिर आगे एक स्टेप फिर देखेगा, d अपॉन में dt काइनेटिक एनर्जी, मैं इसे MAV लिख दूं, इससे आगे की स्टेप्स भाई मैं इधर लिख रहा हूं। अब आप गौर कीजिएगा, MA क्या है? यहां पर फोर्स बन जाएगा, बल। तो देखिएगा, चूंकि M इंटू A इज इक्वल टू F बल है, इसलिए D अपॉन में dt काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू FV। ये इक्वेशन और मेरे पास आ गई है। अब आप फिर देखिएगा, यहां V का मतलब क्या है? dx अपॉन dt, d अपॉन में dt काइनेटिक एनर्जी, F को तो F रहने दें, V का मीन्स है dx अपॉन में dt। अब देखिएगा भाई, अब अपन इसे कैसे लिख सकते हैं? d काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या कह सकते हैं? d काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F dx। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। अगर मैं ये मानता हूं कि विस्थापन xi से xf के दौरान गतिज ऊर्जा उसकी ki से kf हो जाती है, यानी कि प्रारंभिक स्थिति xi से अंतिम स्थिति xf तक पहुंचने पर उसकी गतिज ऊर्जा ki यानी k इनिशियल यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से अंतिम गतिज ऊर्जा kf हो जाती है। तो अपन क्या करेंगे? इसका समाकलन कर देंगे। तो देखो, स्मॉल m द्रव्यमान के कण का वेग v हो तो देखो, यदि कण की प्रारंभिक स्थिति xi से अंतिम स्थिति xf तक, यदि कण की प्रारंभिक स्थिति xi से अंतिम स्थिति xf तक पहुंचने पर उसकी गतिज ऊर्जा ki से kf हो जाए तो देखिएगा भाई, गतिज इसका समाकलन कर दीजिएगा। d काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां तक करेंगे? k इनिशियल से k फाइनल तक इज इक्वल टू, इसका भी समाकलन हो जाएगा x इनिशियल से x फाइनल तक f dx। ये लो, यहाँ इक्वेशन आ गई है। आप एक बार इसे नोट करें, फिर इसे आगे की स्टेप्स को अपन सोल्व करते हैं। तो देखो, परिवर्तित बल के लिए कार्य ऊर्जा पर में अपन पढ़ रहे थे। स्मॉल m द्रव्यमान के कण का वेग अगर स्मॉल v हो तो उसकी गति ऊर्जा ke इज इक्वल टू हाफ mv² होती है। उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों का स्मॉल t के सापेक्ष अवकलन अपन ने किया है। अवकलन किया तो अवकलन देखो हल करने पर हाफ m तो मैंने बाहर किया, v² का मैंने अवकलन किया है, तो ये क्या होगा? 2v dv अपॉन dt होगा। ये कट के ये वैल्यू आ गई मेरे पास, सारी स्टेप्स आकर के मेरे पास यहाँ तक इक्वेशन आ गई है। अब मैं जानता हूँ कि dx का समाकलन x होता है, तो dke का समाकलन क्या हो जाएगा? ke, उसकी लिमिट लगा देंगे अपन। अब देखिएगा इससे आगे के स्टेप्स को, यहाँ तक आप इसे नोट कीजिए। देखिएगा, अब मैं इसे सोल्व करता हूं। तो ये तो हो गया है भाई काइनेटिक एनर्जी, लिमिट कहां से कहां तक? के इनिशियल से के फाइनल तक। और ध्यान रहे xi xf f dx ये क्या है? किए गए कार्य के तुल्य होता है। यह लिख देते हैं अपन, चूंकि समाकलन xi से xf f dx इज इक्वल टू कुल कार्य। तो देखिए, अब यहाँ आप लिमिट पुट करते हैं तो ये kf माइनस ki इज इक्वल टू w, यानी कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है? तुल्य होता है। यही क्या है? कार्य ऊर्जा प्रमेय है। प्रूफ हो गई।
तो देख ले, लिख दे अपन, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। जिसके अनुसार, तो देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय अपन ने नियत बल, परिवर्तित बल दोनों के लिए ज्ञात कर ली है। परिवर्तित बल के लिए तो आपने क्या किया था, याद कीजिए, आपने पिछले लेक्चरों में पढ़ा है कि नियत बल के लिए, नियत बल के लिए अपन ने कार्य ऊर्जा प्रमेय को कैसे प्रूफ किया था, गति की जो तृतीय समीकरण थी उसके दोनों पक्षों को हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दिया था, सीधा सा आंसर आ गया था। और परिवर्तित बल के लिए गति ऊर्जा का टी के सापेक्ष क्या कर दिया आपने, अवकलन कर दिया। तो देखिए यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है जिसके अनुसार किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। ये लो, जिसके अनुसार किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, तुल्य होता है। अब देखो आप इसे यूं भी कह सकते हो, के फाइनल के इनिशियल। चलो इसमें कुछ पॉइंट और अपन ऐड कर लें। यदि बल F लगाने पर स्मॉल m द्रव्यमान का कण स्थिर अवस्था से चलता है और u वेग की जगह v वेग प्राप्त कर लेता है। देखिए पहले u वेग अगर वो प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो, यानी कि पहले तो मैं इसे लिख सकता हूं के फाइनल का मतलब तो क्या हो गया है, हाफ mv²। चलो इसे ये लिखते हैं अपन। देखिएगा, यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ कि किया गया कार्य इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। यही तो कार्य ऊर्जा प्रमेय है। अब इसमें मैं 2-3 स्थितियां देख लेता हूँ। अगर कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है, कण विराम अवस्था से चलकर v वेग प्राप्त करता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। देखो, कण विराम अवस्था से चलकर v वेग प्राप्त करता है, तो अगर कण विराम अवस्था से चलकर v वेग अगर प्राप्त कर रहा है तो समीकरण क्या बनेगी। तो विराम अवस्था का मतलब u बराबर 0, इसलिए w इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, हाफ mv²। यानी कि किया गया कार्य किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। यही तो होगा, किया गया कार्य किसके बराबर, गतिज ऊर्जा के बराबर, और कैसा होगा, धनात्मक। अतः किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर वे कैसा होगा, धनात्मक होगा। ये अपन ने चीज अपने क्लियर कर ली है। अगर ये तो अपन ने पॉजिटिव वाली बात कर ली, अगर मान लो कोई वस्तु चल रही है और उसका कण का वेग घट रहा है, कोई वस्तु गतिमान है और उसका वेग घट रहा है, जैसे कोई वस्तु u वेग से चलकर s दूरी तय करने के बाद रुक जाती है, तो देखो, यदि कणियों कहता हूं, यदि कोई कण u वेग से चलकर, यदि कोई कण
यू एक्स से चलकर एस दूरी तय करने के बाद, यूँ कह सकता हूँ, एस दूरी तय करने के बाद अगर वो रुक जाए, करने के बाद रुक जाए, यदि कोई कण u वेग से चलकर s दूरी तय करने के बाद क्या हो, रुक जाए, तो कण पर कार्यरत बल के विरुद्ध कार्य का मान, रुक जाए तो कण पर कार्यरत बल के विरुद्ध, तो कण पर कार्यरत बल के विरुद्ध बल के विरुद्ध कार्य का मान, देखो क्या होगा, W इज इक्वल टू हाफ एम, अंतिम वेग तो क्या हो गया है, 0 के रुक गया है, और प्रारंभिक क्या था, हाफ एम यू स्क्वायर, यानी कि W इज इक्वल टू माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। देखना गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं है, कार्य ऋणात्मक है, तो अपन क्या कह सकते हैं, तो यूँ कह सकते हैं कण का वेग घट रहा हो, यानी कि तो किए गए कार्य का जो मान है, तो कण पर कार्यरत बल के विरुद्ध कार्य का मान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, कार्य का मान ऋणात्मक होता है। ये लीजिए, ये अपन ने कार्य ऊर्जा प्रमेय परिवर्तित बल के अंतर्गत कंप्लीट कर लिया। जैसे प्रमेय तो यही हो गई, 2 कॉन्सेप्ट तो अपन ने थोड़े से एक्स्ट्रा जान लिए। अब अपन इस पर आधारित जो क्वेश्चन अपनी बुक में दिया हुआ है, अब अपन उस क्वेश्चन को जो है सोल्व करते हैं। क्या एग्जाम्पल है, ध्यान रहे एग्जाम्पल नंबर 6.5 अपन कंप्लीट कर चुके थे। अब अपन बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6.6 की। 6.6 क्या है उसको अपन अब देखते हैं, आप इसे नोट कीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6.6, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो अपन ने अभी भी टॉपिक पढ़ा है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय वाला परिवर्तित बल के अंतर्गत, इस पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है अपनी बुक का, उस एग्जाम्पल को अपन सोल्व कर रहे हैं। हर टॉपिक के साथ साथ उसके एग्जाम्पल अपन साथ साथ सोल्व कर रहे हैं। अनसोल्व क्वेश्चन अपन एक साथ सोल्व करेंगे लास्ट में क्वेश्चन में, चैप्टर में जो कि करीब 30 क्वेश्चन है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का गुटका क्षैतिज सतह पर, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का गुटका, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का गुटका क्षैतिज सतह पर, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का गुटका क्षैतिज सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए, क्षैतिज सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का गुटका क्षैतिज सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए x इज इक्वल टू 0.10 मीटर से, x इज इक्वल टू 0.10 मीटर से x इज इक्वल टू 2.01 से x इज इक्वल टू 2.01 मीटर के खुरदरे हिस्से में प्रवेश करता है, के खुरदरे हिस्से में
हिस्से में क्या करता है, ये प्रवेश करता है। ये क्वेश्चन में दे दिया। तो ये पूछ क्या रहे हैं, गुटके पर लगने वाला, एक मान और दे रखा है, गुटके पर लगने वाला मंदक बल इस क्षेत्र में, गुटके पर लगने वाला मंदक बल, गुटके पर लगने वाला मंदक बल इस क्षेत्र में x के व्युत्क्रमानुपाती है। मंदक बल इस क्षेत्र में x के व्युत्क्रमानुपाती है। गुटके पर लगने वाला मंदक बल इस क्षेत्र में x के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। और इस बल को इस तरह से दिया है भाई इन्होंने, Fx, x से भी शो करो, किसे कह दो, x दूरी पर है इसलिए, माइनस k अपॉन में x, ये इस तरह से कहा है। और साथ में ये कह दिया है कि जो x है वो 0.1 जो है इससे तो क्या है, ज़्यादा है, और 2.01 से क्या है, कम है। यानी कि 0.1 मीटर से तो क्या है, अधिक है, और 2.01 मीटर से क्या है, कम है। ये x का मान है। साथ में यहाँ ये भी कह दिया है कि यहाँ पर जो k है इसकी वैल्यू भी दे दी है कि k इज इक्वल टू 0.5 जूल है। यानी k यहाँ पर कोई भी नेतांक हो सकता है। तो अब देखो, अब यहाँ ये वैल्यू दे दी है। अब ये कह रहे हैं गुटका जैसे ही खुरदरे हिस्से को पार करता है उसकी गतिज ऊर्जा और चाल ज्ञात कीजिए। गुटका जैसे ही खुरदरे हिस्से को पार करता है तो ज्ञात कीजिए। ये लो भाई, नंबर फर्स्ट पहले ज्ञात करवा रहे हैं ये गतिज ऊर्जा। नंबर फर्स्ट अपन को क्या ज्ञात करनी है, उसकी गतिज ऊर्जा। नंबर सेकंड ज्ञात करनी है अपन उसकी चाल। तो ज्ञात कीजिए, नंबर फर्स्ट गतिज ऊर्जा, नंबर सेकंड चाल। ये दोनों अपन को इस क्वेश्चन में क्या करनी है भाई, ज्ञात करनी है। देखो, गतिज ऊर्जा और चाल, इन दोनों के मान अपन को इस सवाल में ज्ञात करने हैं। अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगर तरीके से आप हल करते हो। देखिए, आपको सबसे पहले क्वेश्चन के डाटा लिखने हैं। 1 किलोग्राम यानी कि m इज इक्वल टू 1 kg, 1 किलोग्राम द्रव्यमान आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर प्रारंभिक वेग, ये तो 1 किलोग्राम दे दिया है, 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, यानी कि v इनिशियल मुझे दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए इतने से इतने तक, यानी कि x इनिशियल भी दिया हुआ है मुझे, और क्या दिया हुआ है, x फाइनल भी दिया हुआ है। चलो ये भी काम हो गया, इतने से इतने मीटर तक के। अब देखिएगा भाई, मुझे तो क्या करना है, ये क्वेश्चन में क्या क्या मुझे दे रखा है वो मैंने लिख लिया है। Fx इज इक्वल टू भी मेरे पास आ गया है, माइनस k अपॉन में x ये दे रखा है। कार्य की मुझे इसमें क्या करनी है, गणना करनी है। तो देखो, जिस हिस्से में Fx इज इक्वल टू 0 है वहां गुटका एक समान चाल से गति करेगा भाई, जहां पर ये बल का मान 0 है। तो मैं कह सकता हूं जिस हिस्से में x इज इक्वल टू 0 दे दिया है वहां गुटका एक समान चाल से गति करेगा। ये लो, एवं ये तो एक समान चाल से गति करेगा। अगर लेकिन बात की जाए खुरदरे हिस्से में किया गया कार्य निकालें तो अब देखो, खुरदरे हिस्से में, और इसी के लिए पूछा है भाई, खुरदरे हिस्से में किया गया
कार्य। अगर मैंने मान लिया कि रफ सरफेस है वो, यानी कि WR रफ के लिए, तो देखो कार्य क्या लेंगे अपन, FDX। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0.10 से 2.01 तक। अब इसको आपको केवल क्या करनी है, इसकी समाकलन हल करनी है। अब इसमें पहले आप देखो इसकी वैल्यूज पुट कर लीजिए, 0.10, 2.01, f की वैल्यू कितनी है, -k/x ये dx। फिर आगे देखिएगा k की वैल्यू भी दे रखी है इन्होंने भाई, कहाँ है k की वैल्यू, ये रही 0.5, ये लो समाकलन 0.10 से 2.01, k की वैल्यू 0.5, ये x और ये dx। बस अब आपको केवल इसकी समाकलन को हल करना है। तो देखो भाई WR इज इक्वल टू -0.50, 0.1 से 2.01, 1/x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ध्यान रहे समाकलन का फॉर्मूला 1/x dx का समाकलन क्या लिखते हैं अपन, log ex, जहां e आधारीय गुणांक होगा। यहां आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है भाई, ये आपके 12th में भी रेडियोएक्टिविटी के अंदर काम आएगा ये फॉर्मूला। तो ध्यान रहे समाकलन अगर 1/x dx है तो उसका क्या लिखेंगे अपन, log ex, जहां आधारीय गुणांक क्या होगा, e है। तो देखिए अब यहां इसकी मैं समाकलन को हल करता हूं, -0.5, तो ये 1/x बन जाएगा log ex, 0.1 से 2.01 तक, log के रूप में, लघु गुणक के रूप में आएगा, जहां e क्या है, आधारीय गुणांक। अब देखिएगा, अब इसको अपन फिर सिंपल सोल्व करते जाएं, सिंपल मैथमेटिक्स की तरह, -0.5 लिमिट लगानी है भाई, तो ये लिखा आ जाएगा log e 2.01/0.1, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ऐसा आपने इसको लिख दिया है तो देखिएगा भाई W इज इक्वल टू क्या इक्वेशन हो जाएगी, -0.5, सिंपल मैथ है ये तो आपको हल करनी आनी भी चाहिए, log e 2.01 और 0.1 यानी कि 20.1 हो गया है, तो 20.1 WR इज इक्वल टू मेरे पास आ गया है -0.5 log e 20.1। यहां तक कि मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब इससे आगे की इक्वेशन को मैं इसमें अब सोल्व करता हूं। देखो देखिएगा भाई, जब आपको वैल्यू निकालनी हो, आधार e दे रखा हो और इसे आधार बेस 10 के रूप में चेंज करना हो, बेस e को बेस 10 में चेंज करना हो, तो इसे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये का ये सेम फॉर्मूला आपके उष्मा गतिकी में भी काम आएगा, समतापी प्रक्रम में, इसके अलावा 12th में भी कई जगह काम आएगा। तो देखिएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूं -0.5, अब इसे मैं कह देता हूं 2.303 log बेस 10 20.1, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। जब अपन बेस ई के जगह बेस 10 इसमें कर देते हैं तो अपने पास ये इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर यहां आ जाती है। तो देखिएगा अब इसमें आगे की स्टेप्स, सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं अपन, -0.50 2.303 log बेस 10 हो 20.1 हो, कितना है 2.30, इसकी वैल्यू होती है 1.3032 log 20.1 की, जिसमें बेस 10 है, तो क्या लिखा मैंने 1.3032। अब देखिएगा भाई, अब आप इसे फिर कैलकुलेट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा इन सभी डिजिट को, तो इनको डिजिट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.50 जूल। ये नेगेटिव आ रहा है भाई वर्क, अगर वर्क नेगेटिव आ रहा है तो देखिएगा, लेकिन इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, एक तो पूछिए गतिज ऊर्जा बाद वाली, और एक क्या पूछिए चाल। तो देखो भैया, कार्य ऊर्जा प्रमेय से अपन जानते हैं
कि W इज इक्वल टू क्या होता है, K फाइनल माइनस K इनिशियल। ये लो भाई काम हो गया आपका। तो इससे मैं कह सकता हूँ K फाइनल माइनस K इनिशियल इज इक्वल टू माइनस 1.50 जूल, क्योंकि ये W की वैल्यू रख दी मैंने। तो अब देखो K फाइनल इज इक्वल टू, ये इधर प्लस हो जाएगा, K इनिशियल माइनस 1.50। अब आप कहेंगे सर K इनिशियल की वैल्यू तो है ही नहीं, कैसे नहीं है? देखो इसके आगे की स्टेप्स को भाई मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। K फाइनल इज इक्वल टू K इनिशियल क्या होगा, हाफ M V इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1.50। ये लो M की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, कितनी दी हुई है, 1 किलोग्राम। V इनिशियल आपको 2 दिया हुआ था ही, तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 1.50। तो K फाइनल इज इक्वल टू 2 से ये 2 कैंसिल, 2 माइनस 1.50, यानी कि K फाइनल इज इक्वल टू हो गया है 0.50 जूल। ये लीजिए K फाइनल भी आ गया है, जो इन्होंने पूछी थी गतिज ऊर्जा। फिर इन्होंने इसके साथ साथ पूछी है इसकी चाल। तो देखो क्वेश्चन के लिए आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो एक तो ये ध्यान रखना है कि अगर समाकलन 1 में x dx हो तो इसे अपन क्या लिखते हैं, log ex के रूप में। और अगर लिमिट a से लेकर के b तक हो तो आप इसकी लिमिट लगा दीजिए a से b, और ये बन जाएगा log e b में a। ये एक समाकलन का फॉर्मूला आपको यहाँ ये याद रखना है। बाकी log की वैल्यू तो आपको log टेबल से मिल जाती है, या फिर क्वेश्चन में साथ साथ आपको दी हुई होगी। log 2, log 3, log 10 तक के मान आप ध्यान रखो, उसके बाद तो अपन कैलकुलेट इसको कर ही लेते हैं। यहाँ एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब मैं इसमें कैलकुलेट करूँगा इसमें चाल। देखो भाई गतिज ऊर्जा तो अपन ने इसकी कैलकुलेट कर ली है। अब देखिए भाई K फाइनल अगर मेरे पास आ गया है, पूछा क्या जा रहा है, V फाइनल और मुझे निकालना है। तो देखिएगा हाफ M V F का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.50। तो V F का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.50 अपॉन में 2 अपॉन में M, सॉरी 0.50 इंटू 2 अपॉन में M। तो V फाइनल इज इक्वल टू रूट ऑफ 0.50 इंटू 2 अपॉन में M। ये लो इसके अंदर वैल्यूज पुट कीजिए, 0.50 इंटू 2, M की वैल्यू 1 है, 0.50 ये तो हो गया है 1 अपॉन में 1, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। ये लो भाई अंतिम वेग भी अपने पास क्या हो गया है, इसका कैलकुलेट हो गया। यहां अपन ने ये क्वेश्चन नंबर जो था एग्जाम्पल नंबर 6.6 ये अपन ने सोल्व कर लिया है। अब इसके बाद है अपने पास स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा, जो बुक की हेडिंग है अपने टॉपिक की, वो है स्थिर ऊर्जा की अभिधारणा। तो अब देखो भाई स्थिर ऊर्जा की अभिधारणा यानी स्थिर ऊर्जा के बारे में अपन को पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो इसके लिए स्थिर ऊर्जा से पहले एक शब्द बार बार काम आएगा, संरक्षी बल। तो अपन पहले संरक्षी और असंरक्षी बल को जान लें, जो कि टॉपिक के बीच में दे रखा है, हेडिंग के रूप में नहीं है अपनी बुक में। कंटेंट्स तो अपनी बुक का हिस्सा है, लेकिन अपन उसे अलग टॉपिक के रूप में लिख देते हैं कि संरक्षी और असंरक्षी बल होते क्या हैं, उसे अपन क्लियर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन संरक्षी और असंरक्षी बल, और उसके बाद फिर स्थिर ऊर्जा की अभिधारणा, और फिर उसके बाद किसी स्प्रिंग की स्थिर ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा, इन दोनों की वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद ही अपन बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम की और गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम की, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम और ऊर्जा संरक्षण नियम। साथ ही अपन इसके अंदर और जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो करेंगे ऊर्जा के विभिन्न रूप। वैसे ऊर्जा के विभिन्न रूप पहले आ जाने चाहिए थे बुक में, लेकिन अपन तो उसी को फॉलो कर रहे हैं, जैसा बुक के अंदर सीक्वेंस दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग अपन उसे करने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं।